Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to continue the the training over the ISO 17025 2017. This will be going as a part 4 of this ongoing series over ISO 17025 and IEC 17025. So I hope you go through with my initial trainings as part 1, part 2 and part 3 in sequence before attending this part 4 training. Or this is standard. Uh, we covered here the clause 7, the initial 7 clauses and the introduction of the ISO oblique IEC 17025. Yet in this particular part 4 we are going to cover the clause 8 and the annexure A and annexure B of the standard. So let's start this particular part of the training. My slide is visible to you of the training. In this, I mentioned the title of clause 8, that is management system requirements. The first subclause is options. The things I taken as a heading and the keywords are general management system. The keywords are EDIM, CSD, option A or B. Option A, address minimum MSD 8.2, CMSD 8.3, CR 8.4, AARO 8.5, Improvement 8.6, CA 8.7, IA 8.8, MR 8.9. And the heading option B, EM ISO 9001 and CSD ISO 17025 fulfills intended 8.2 to 8.9. सो ये सारी चीजें हैं हम लोग जो कि ऑप्शन ए में ऑप्शंस क्लॉज सब क्लॉज में हम डिस्कस करने वाले हैं. अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखे हैं जो भी आपको ये विजिबल है EDIM CSD, अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या फुल फॉर्म है. ठीक है, यहाँ बेसिकली स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है 17025 की, उसमें दो ऑप्शन देता है मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंट और इंटीग्रेट करने के लिए. एक कैसा मैनेजमेंट सिस्टम एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी का होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उसी के रिस्पेक्ट में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, तो पहली चीज जो इसमें स्टैंडर्ड कहता है इस पर्टिकुलर क्लॉज में जनरल में, कि आपको इस्टेब्लिश करना है, डॉक्यूमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है एक मैनेजमेंट सिस्टम जो कैपेबल हो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो कंसिस्टेंट अचीवमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ISO IEC 17025 की, और जो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके जो क्वालिटी लेवल रिक्वायर्ड है, क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर्ड है लेबोरेटरी के रिजल्ट के रिस्पेक्ट में. तो ये सारी चीज़ें हमें इस्टेब्लिश करनी है, इसकी गाइडलाइन हमें मिलती है इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर. इसके साथ ही स्टैंडर्ड कहता है कि इस चीज़ को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट दी हुई है ISO IEC 17025 में क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक, उसको तो कवर करना ही करना है. साथ ही लेबोरेटरी को एक मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, इस्टेब्लिश करना है, जो कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग होगा. और ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये अनदर सब क्लॉजेस हैं ऑप्शंस के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने जनरल डिस्कस किया यहाँ तक. तो सेकंड जो सब क्लॉज है 8.1.2 ऑप्शन ए, उसमें क्या चीजें हैं, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट देता है स्टैंडर्ड कि मिनिमम मैनेजमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या चीजें एड्रेस करनी है
जब भी आप सेलेक्ट करते हो एज अ लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाने के लिए ऑप्शन ए को, तो पहली चीज उसमें है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन आपको डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, और उसको आपको टेक केयर करना है कम्प्लीटली। कैसे आप मैनेजमेंट सिस्टम की क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए अभी हम 8.2 में जाएंगे, तो इन डिटेल जाएंगे 8.2 में क्या रिक्वायरमेंट्स है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सेकंड जो बात है वो है कंट्रोल कैसे करेंगे मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का। इसका भी रेफरेंस अभी हमें 8.3 में डिटेल मिलेगा कि क्या चीज़ें कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर वो है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें हम 8.4 में भी हम बात करेंगे रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कैसे करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें कवर करना है ऑप्शन ए के अंदर वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, वो हम अभी 8.5 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट, जो कि हम 8.6 में डिस्कस करेंगे इन डिटेल मैनर विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन ए मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टिव एक्शन, जो हम 8.7 में अभी डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, करेक्टिव एक्शंस किस तरह से हमें डील करना है उसको। फिर नेक्स्ट उसके है इंटरनल ऑडिट, जो कि 8.8 उसमें रेफरेंस मिलता है डिटेल उसके रिस्पेक्ट में। जो इंटरनल ऑडिट्स हमारी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में होनी है। और लास्ट जो है इसमें एज ऑप्शन है वो मैनेजमेंट रिव्यू का रिक्वायरमेंट है, जो ऑप्शन ए के अंदर हमें फुलफिल करना होता है। और 8.9 जो क्लॉज है अभी आने वाला नेक्स्ट, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं एज अ मैनेजमेंट सिस्टम जब हम ऑप्शन ए के लिए जाते हैं। जब भी हम इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके रिस्पेक्ट में तो इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, फुलफिल करना है, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को, रिकॉर्ड्स को इस्टेब्लिश करना है। तब जाके हम इस पोजीशन में आते हैं कि डिक्लेयर कर सके कि वी कंप्लाइड आवर मैनेजमेंट सिस्टम और वी एस्टेब्लिश आवर मैनेजमेंट सिस्टम एज पर द ऑप्शन ए ऑफ ISO ऑब्लिक IC 17025। तो ये हो गई ऑप्शन ए की बात। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी में क्या चीज़ें हैं। तो ऑप्शन बी में जो क्लियर चीज़ें हैं वो हैं कि उसमें इस्टेब्लिश और मेंटेन करने की बात करता है मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि लेबोरेटरी के लिए होना चाहिए, और वो ISO 9001 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट सिस्टम हम 9000 के रिस्पेक्ट में डेवलप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, मेंटेन करेंगे, वो कैपेबल होना चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ISO ऑब्लिक IC 17025 की क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 तक, उनको सपोर्ट कर सके वो मैनेजमेंट सिस्टम, और साथ ही साथ उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। इसके साथ ही ऑप्शन बी में जो हमारी अभी तक हमने बातें की, टोटल 8 पॉइंट हमने डिस्कस करी हैं 8.2 टू 8.9 अभी ऑप्शन ए में, उनको भी कवर करने की बात करता है ऑप्शन बी के अंडर ISO ऑब्लिक IC 17025। तो इसको एज अ कंप्लीट देखना है। ऑप्शन ए में आपको क्लियर रहना है कि 8 रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं स्पेसिफिकली जिनको कवर करना है एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, और डिमॉन्स्ट्रेट और सपोर्ट करना है जो रिक्वायरमेंट ISO ऑब्लिक IC की है 17025 को लेके क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक। उनके साथ साथ ऑप्शन बी में 3 चीज़ें हैं कि 9001 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, क्लॉज 4 टू 7 ISO ऑब्लिक 70 क्लॉज 4 टू 7 ISO ऑब्लिक IC 1725 को जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। और साथ ही साथ जो ऑप्शन ए में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी है 8.2 टू 8.9 जो अभी हमने लास्ट सब क्लॉज में डिस्कस किया, उसको भी साथ साथ फुलफिल करना है। तो ये चीज़ें हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के रिस्पेक्ट में, इसमें क्लियर रहना है। तो बेटर ये होता है, हम जो मेरी एडवाइस है जो
मैं अपनी ट्रेनिंग के थ्रू एडवाइस करता हूँ, या फिर जब हम एक लैब के डेवलपमेंट पे आते हैं तो ऑप्शन बी इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ पे एक क्लैरिटी मिलती है स्टेप वाइज चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ज़्यादा कंप्लाई बनाने के लिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जब आप ISO 9001 का रेफरेंस लेके चीज़ों को डेवलप करते हो, जो रिक्वायरमेंट ISO/IC 17025 में दी है उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बेटर दिखती हैं, बेटर आपको आउटपुट मिलता है, बेटर आउटकम्स मिलते हैं, और ज़्यादा बेटर बेटर तरीके से आप चीज़ों से डील कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट सिस्टम। आप मेरी जो ISO 9001 की ट्रेनिंग है वो आप अटेंड कर सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ISO 9001 की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। डिटेल ट्रेनिंग है जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी का सब क्लॉज है 8.1.3 जो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर क्लॉज है वो है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन ए। इसके अंदर है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, EDM acknowledged, implemented all levels, P&O address, competence, impartiality and consistent operation, evidence, commitment, continual improvement, include referenced, linked, all documentation, processes, systems, records, इंफॉर्मेशन पार्ट्स के एक्सेस के अंदर है ऑल पर्सनल अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मैंने रेड कलर से आपको चीज़ें दिख रही है वो मैंने हेडिंग ली है समझने के लिए, आपको रिकॉल करने के लिए नॉलेज को। जब भी आप इन फ्यूचर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को रिकॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। और जो वाइट कलर में है वो कीवर्ड्स है इस हेडिंग के अंदर। अब मैं पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करता हूँ, आपको साथ समझाता हूँ। तो यहाँ 8.2 से जो हमारी हमने डिस्कस की थी ऑप्शन ए के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे 8, वो शुरू होते हैं जिसमें पहले से रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पे पहली चीज जो स्टैंडर्ड कहता है एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंट और मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स जो कि इम्पोर्टेंट है फुलफिल करने के लिए ISO/IC 70000 की जो रिक्वायरमेंट है उनके रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ यहाँ पे इंश्योर करना है लेबोरेटरी को अपने मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कि जो भी पॉलिसीज यहाँ पे डेवलप होंगी या ऑब्जेक्टिव्स डेवलप होंगे वो सारे जो हमारे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल्स हैं, उनको कम्युनिकेट किया गया है, उनको एक्नॉलेज किया गया है, साथ ही साथ वो उसको फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनका हमें पूरी तरह से करना है। तो पहली चीज़ ये है जो हमें मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में एज अ ऑप्शन भी करनी है। तो जो भी हर कोना आप कह लीजिए, हर स्टेप मतलब जो भी लेवल्स हैं आपकी लेबोरेटरी के अंदर उनको ये जस्टिफाई करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वो जो पॉलिसीज़ हैं मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ गए हैं और वो अपने डेली वर्किंग में, अपने वर्क एक्सक्यूशन में उनका ध्यान दे रहे हैं। और जो भी रिक्वेस्टेड या फिर जो भी स्टेब्लिश्ड पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन ए के अंदर ये पहला पॉइंट है। सेकंड जो बात है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो कॉम्पिटेंस है, इम्पार्शियलिटी है, ऑपरेशन की कंसिस्टेंसी है, उनको एड्रेस करती हुई आपको बनानी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इनिशियली डिस्कस किया था इम्पार्शियलिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, कॉम्पिटेंसी को और ऑपरेशन की कंसिस्टेंसी को। तो इनको ही ब्रीफ करते हुए, इनको ही शॉर्ट फॉर्म में डिक्लेयर करते हुए हमारी जो पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम की है वो होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो आप पॉलिसी बनाओ या फिर ऑब्जेक्टिव डेवलप करो
वो कहीं कुछ इन चीज़ों को ना कवर करके कुछ और चीज़ों को कवर कर रही हो, कुछ और डिक्लेयर कर रही हो और किसी चीज़ के लिए गाइड कर रही हो, तो इन चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कॉम्पिटेंसी, इम्पार्शियलिटी और ऑपरेशन की कंसिस्टेंसी जो लेबोरेटरी की है उसके रिस्पेक्ट में ही अपनी जो पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है, उसको डेवलप करना है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वो एविडेंस की बात करता है जो कि कमिटमेंट के रिस्पेक्ट में है, और ये जो कमिटमेंट है वो है डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम का है उसके रिस्पेक्ट में, और इसके लिए हमें एविडेंस प्रोवाइड करने हैं लेबोरेटरी को। और साथ ही साथ ये कमिटमेंट तब मतलब क्लियर होता है या फिर शो कर सकते हैं आप या फिर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो जब आपकी जो इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट सिस्टम की वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूली इम्प्रूविंग मेथड में आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सको। तो ये बहुत सब इम्पॉर्टेंट है समझना यहाँ पे किस पर्टिकुलर एविडेंस की बात कर रहा है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एज ऑप्शन ए। तो उसमें है कमिटमेंट जो कि रिफ्लेक्ट होता है इफेक्टिवनेस से कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में। ये थर्ड पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्लॉज में 8.2 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जो भी हमने ऑप्शन ए के अंदर डिस्कस किए हैं अभी तक, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, उनका एक दूसरे में रेफरेंस होना चाहिए और एक तरह से इंक्लूसिव सिस्टम के अंदर वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट है, प्रोसेस है, वो ऐसा ना हो कि कहीं पे रेफरेंस ना हो, वो आप एडिशनली आपने बना के रखा हो, उसका कहीं पे रेफरेंस आपने नहीं दिया हो, इस तरह की चीज़ें नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपको कम्प्लीटली एक मैट्रिक्स के फॉर्म में जो मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है उसको डेवलप करना है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, उनके रेफरेंस देने हैं, एक लिंक करने हैं कि किस डॉक्यूमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ज़रूरत है, किस तरह से उसका यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डेवलप करनी है। ठीक है, इसमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए कि कोई डॉक्यूमेंट कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट आपने कवर ना किया हो। तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स पॉइंट में बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है जो कि फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसमें ऑल पर्सनल की बात होती है, जो भी लेबोरेटरी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको एक्सेस की बात करता है विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। पार्ट्स का कहने का मतलब ये है कि जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथराइजेशन के अंदर फॉल करती है मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में, जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट उनका उनके पास एक्सेस होना चाहिए, वो किसी भी तरह का पर्सनल हो आपके लेबोरेटरी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करना है लेबोरेटरी को कि वो एक्सेस उसके पास हो, उस इंडिविजुअल के पास, जिससे कि एक बेटर यूज़ हो सके, चीज़ें इफ़ेक्टिव हो सके, इफ़िशिएंट हो सके, और जो हमारा गोल है डिमॉन्स्ट्रेट करने का, एविडेंस प्रोवाइड करने का, कमिटमेंट का, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो ये हमारा ऑप्शन पहला था 8.2 मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शन ए के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं 8.3 के ऊपर। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 8.3 जो है उसमें उसका टाइटल है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन ए। इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है वो है कंट्रोल इंटरनल और एंड एक्सटर्नल। फिर सेकंड हेडिंग ली है इंश्योर, approved, periodically reviewed, version status, point of use availability, uniquely identified, obsolete, prevent। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग ली है इसके अंदर और ये कीवर्ड्स लिए हैं 8.3 के अंदर, जो कि है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन अंडर ऑप्शन ए। इसमें जो पहली बात है वो है कंट्रोल करने की जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है लेबोरेटरी के अंदर, जो भी आप डॉक्यूमेंट यूज करते हो अपने लेबोरेटरी की एक्टिविटी के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, चीज़ों को इफेक्टिव बनाने के लिए,
और ओवरऑल गवर्न करने के लिए किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट है उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ये है, इंटरनली आपने डेवलप की है, एक्सटर्नली आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने कोई उससे पर्टिकुलर चीज़ें ली हैं अपने इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, और एज अ एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आपको मिली है, उसको आपको मैनेज करना है और किस तरह से कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों को इंश्योर करना है कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। और डॉक्यूमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में स्टैंडर्ड नोट में बताता है। तो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकती है, प्रोसीजर हो सकता है, स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा, कैलिब्रेशंस टेबल हो सकती हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, नोटिस हो सकती हैं, मेमोरेंडा हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकती हैं, प्लान्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, उन सारे को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपने मैनेजमेंट सिस्टम में। उसको डिक्लेयर करना होता है कि आप कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, किसी भी मीडिया फॉर्म में हो सकते हैं, हार्ड कॉपी में हो सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में आपको उनका कंट्रोलिंग जो ओवरऑल पॉलिसी है, प्रोसीजर है, वो डेवलप करना है अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और इंश्योर करना है कंट्रोल के रिस्पेक्ट में कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट का आप यूज़ करो, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो अप्रूव फॉर्म में यूज़ करो कि लेबोरेटरी ने अप्रूव किया हो, पर्टिकुलरली जो लेबोरेटरी का मैनेजमेंट है उसको अप्रूव किया हो, तभी आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अपने वर्क सिस्टम में, अपने अवेयरनेस में, अपने यूज़ में लेके आए। और इस अप्रूव करने का मतलब ये होता है कि उसकी जो एडुकेसी है वो इंश्योर कर ली गई हो उस डॉक्यूमेंट की थ्रू अ ऑथराइज्ड पर्सन। तो इसका ध्यान रखना है एज अ कंट्रोलिंग। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है इंटरनल या एक्सटर्नल ओरिजिन का, उसका पीरियोडिकली रिव्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। इसका भी ध्यान रखना है कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पीरियोडिकली रिव्यू के लिए भी आपको टर्म्स डालना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए प्रोसीजर आप डेवलप करोगे, पॉलिसी डेवलप करोगे। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन की बात होती है नेक्स्ट, कि जो रिवीजन है डॉक्यूमेंट का, उसका स्टेटस आप फाइंड आउट कर सको, आइडेंटिफाई कर सको जब भी उस डॉक्यूमेंट को आप देखो। तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस आपके जो भी पर्सनल है यूज़ करने वाले इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके अंदर होनी चाहिए, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रिवीजन स्टेटस है। तो इसके लिए भी, इसके कंट्रोल के लिए भी आपको प्रोसीजर के अंदर चीज़ें मेंशन करनी होंगी कि कैसे रिवीजन स्टेटस मेंटेन करेंगे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का, कैसे आइडेंटिफाई होगा वो। नेक्स्ट जो बात आती है, जो जो वर्जन की बात करता है, जो कि हमने कंट्रोल किया हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ यूज़ की बात होती है कि जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे भी ज़रूरत है वो वहाँ पॉइंट ऑफ यूज़ पे अवेलेबल हो। इसको इंश्योर करना है लेबोरेटरी मैनेजमेंट को, जिससे उसका जो इफेक्टिवनेस है, जिसकी वजह से उस डॉक्यूमेंट का हमने इस्टेब्लिश किया था, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसके थ्रू जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉम्पिटेंसी है, जो अवेयरनेस है, जो इफेक्टिवनेस है, वो हम फुलफिल कर सकें। तो ये पॉइंट ऑफ यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें कंट्रोल करना है, जहाँ पे जिस पर्सनल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथराइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, या फिर उसको एक कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि सबकी जो कंपिटेंसी है, नॉलेज है, वो लिमिटेड होती है। तो ये भी इंश्योर करना है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो डॉक्यूमेंट्स का, वो भी कंट्रोल मैनर में आप करना हो, आप करो। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट, वो पॉइंट ऑफ यूज़ पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको प्रोसीजर के थ्रू डेवलप करनी है, डिफाइन करनी है।
और यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर एक डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। उसके बारे में स्टैंडर्ड बोलता है कि एक आप डॉक्यूमेंट का एक यूनिकली डॉक्यूमेंटेशन नंबर इशू करो। जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बात करी थी, इंटरनल एक्सटर्नल, जो एग्जांपल मैंने बताए थे, उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर लेबोरेटरी, जिससे कि अ, चीज़ों को रेफर करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें हमेशा हेल्प मिले और चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकें, एफिशिएंट हो सकें। जैसा कि हमने बात की थी मैट्रिक्स की, अ, तो उस मैट्रिक्स को फुलफिल करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन फ्रेम करने के लिए हर डॉक्यूमेंट के आपके पास सिस्टम होना चाहिए, जो कि आपको प्रोसीजर के अंदर ऐड करना है विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग। नेक्स्ट जो बात आती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑब्सलीट हो जाता है, तो उसको कैसे आप हाईलाइट करोगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए भी आपको प्रोसीजर में चीज़ें डिफाइन करनी है। एक पॉलिसी बनाना है कि ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट को कैसे आप प्रिवेंट कर सको यूज़ में आने से, उसका कोई अनइंटेंडेड यूज़ ना हो सके। ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर आप कोई ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट है तो रिटेन करना अगर पड़ रहा है आपको, नॉर्मली होता क्या है कि कोई ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट है उसको आप अ, अपने सिस्टम से लेबोरेटरी के हटा देते हो। लेकिन इन केस आपको कोई ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने सिस्टम में रखना पड़ रहा है, तो आपके पास उसका पर्पस होना चाहिए कि आप किस वजह से उस ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम में ऑब्सलीट होने के बाद भी रखे हुए हो। तो इसके लिए भी आपके पास एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए जब भी हम कंट्रोल की बात करेंगे मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तक थी हमारी 8.3 हमारा क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स ऑप्शन ए के अंदर, सॉरी कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं 8.4 में जो है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स ऑप्शन ए। तो पहली जिसमें मैंने हेडिंग बनाई है वो है लेजिबल रिकॉर्ड्स। इसके अंदर कीवर्ड्स लिए हैं एस्टेब्लिश, रिटेन, डिमॉन्स्ट्रेशन। सेकंड हेडिंग ली है कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, बैकअप, आर्काइव। और सब हेडिंग ली है रिटेंशन पीरियड, कंट्रोल्ड ऑब्लिगेशंस, डिस्पोजल, कॉन्फिडेंशियलिटी, कमिटमेंट्स, रेडली अवेलेबल एंड 7.5 क्लॉज का रेफरेंस है इसमें। तो हमने अभी बात कर ली मैनेजमेंट सिस्टम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे 8.4 में कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स की बात होती है ऑप्शन ए के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो लेजिबल रिकॉर्ड की बात करता है स्टैंडर्ड, कि रिकॉर्ड इस फॉर्म में होना चाहिए कि इजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हो डेटा एनालिसिस के लिए, फर्दर यूज़ के लिए। तो रिकॉर्ड इस तरह का होना चाहिए कि वो क्लियर फॉर्म में समझ में आया, इजी हो समझने के लिए उस रिकॉर्ड को। इस तरह का रिकॉर्ड डेवलप करना है। तो साथ ही साथ इस्टेब्लिश करने के लेजिबल रिकॉर्ड के इसको रिटेन करके रखना है, जैसे कि मैंने थ्रू आउट द ट्रेनिंग बोला है एज अ एविडेंस। तो आपके पास रिटेन करना है कोई भी रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है थ्रू आउट द लेबोरेटरी एक्टिविटी, जिससे कि आप फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट कर सको, जस्टिफाई कर सको जो भी एक्टिविटी है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका फुलफिलमेंट ISO 17025 को लेके, या फिर एज अ मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपके पास आंसर करने के लिए प्रॉपर एविडेंस हो रिकॉर्ड के फॉर्म में, जो आपने फुलफिल की है एक्टिविटी को डिलीवर करने के लिए चीज़ें। तो पहली चीज़ ये है कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट में के रिस्पेक्ट में। सेकंड बात आती है कंट्रोल करने की, कैसे आप कंट्रोल करोगे रिकॉर्ड का, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन की नीड है। तो पहली चीज़ उसमें बात करता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन की, कि आपको रिकॉर्ड्स को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए आपके पास आइडेंटिफिकेशन का तरीका होना चाहिए रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ स्टोर कैसे करोगे आप इस रिकॉर्ड को, प्रोटेक्ट कैसे करोगे,
बैकअप कैसे उसका मेंटेन करोगे, आर्काइव होनी चाहिए आपके पास उस रिकॉर्ड का, रिट्रीवल का एक प्रोसीजर होना चाहिए, और रिटेंशन टाइम क्या होना चाहिए। रिटेंशन टाइम हमने बात की थी, रिटेंशन टाइम के रिस्पेक्ट में हमने जब प्रोसेस रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ रिटेंशन टाइम की हमने बात की थी। सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ कोई रिकॉर्ड है उसका डिस्पोजेबल कैसे होगा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड। साथ ही साथ यहाँ पे भी एडिशनली बात करता है कि रिटेंशन एक रिकॉर्ड किस टाइम पीरियड तक होना चाहिए, तो उसमें आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड करके रखो या अपनी पॉलिसी में चीज़ें ऐड करो। आपके ऊपर जब तक कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है एक रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में, एक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, तब तक उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड रिकॉर्ड को आपको रिटेन करके रखना है एज अ एविडेंस अपने सिस्टम के अंदर। मैं एविडेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लीगली बाइंडेड हैं आप एज अ लेबोरेटरी मैनेजमेंट, एज अ लेबोरेटरी, जो कि हमने इनिशियल क्लॉज में बात की थी लीगल ऑब्लिगेशन की। लेबोरेटरी की भी जो भी एक्टिविटी आप एक्सक्लूड कर रहे हो उसके केस में। साथ ही साथ जो एक्सेस है रिकॉर्ड का वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंशियलिटी कमिटमेंट है जो हमने इनिशियल क्लॉज में बात की थी आईएसओ ऑब्लिक आईसी 17025 में, तो कॉन्फिडेंशियलिटी की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी जो कमिटमेंट थी इम्पार्शियलिटी के साथ साथ, उसका भी हमें ध्यान रखना है जब भी हम एक्सेस की बात करें रिकॉर्ड को लेके। और साथ ही साथ रीडली अवेलेबल की बात होता है कि हमारा फेयर फॉर्म में रिकॉर्ड प्रेजेंट हो जब भी हम उसका यूज़ करना चाहें। रीडली अवेलेबल तभी हो सकती है जब हमारे पास स्टोरेज, प्रोटेक्शन, बैकअप, आर्काइव, रिट्रीवल, रिटेंशन टाइम और डिस्पोजल जो है रिकॉर्ड का हमने उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर और पॉलिसी डेवलप कर रखी हो। तो रिकॉर्ड जो हमारा रीडली अवेलेबल होना चाहिए जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एज एविडेंस। नेक्स्ट इसमें 7.5 क्लॉज का रेफरेंस मिलता है इस पर्टिकुलर जो हम कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, जिसका हमें यूज़ करना है 7.5 का। एडिशनली जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करी 8.4 के अंदर, तो यहाँ तक बात थी कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड की अंडर ऑप्शन ए एज 8.4। नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जो कि है 8.5। 8.5 के अंदर जो बात है टाइटल है इसकी सब क्लॉज की वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ए। इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है पहला है इन ऑर्डर टू गिव एश्योरेंस, enhance opportunities, mitigate undesired impact and potential failure, achieve improvement। नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने ली है वो है प्लान। इसके अंदर कीवर्ड लिया है एड्रेसिंग एक्शन, IIE, डिसीजन, प्रोपोर्शनैलिटी, एक्शन डैश इम्पैक्ट। तो यहाँ पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में बात होगी कि कैसे उनको एड्रेस करना है, क्या एक्शंस प्लान करने हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखना, समझना और सोचना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसको क्लियरली इवेल्युएट करना रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे एड्रेस करना है, उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है इस पर्टिकुलर क्लॉज में 8.5 के अंदर। तो इसमें जब भी हम रिस्क और अपॉर्चुनिटी को डील करने के लिए जाएंगे, कंसीडर करेंगे जो भी लेबोरेटरी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हो सकती है, तो उसमें हमें ध्यान देना है कि जो एश्योरेंस है उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि हम जो मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे जो हमारा इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं जिसको हमें अचीव करना है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है या फिर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी तो नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। सेकंड जो बात होती है
कि अपॉर्चुनिटी को इन्हेंस करने के लिए, जिससे जो हमारा पर्पस है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का, एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने का, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्रूव करने का। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहाँ से मिल सकती है, तो इसके लिए हमें चीज़ों को एड्रेस करना है और हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम कैसे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हम निकाल सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, अपने वर्क सिस्टम में लेबोरेटरी के, वो कैसे हो सकती है, कैसे हमें मिल सकती है, उसका इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो इस तरह से फिर आपको मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे हम एड्रेस कर सकें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को। इसके साथ ही साथ कोई अनडिजायर्ड इम्पैक्ट अगर हमें लगता है या कोई पोटेंशियल फेल्योर का रीज़न बन सकता है, तो उसे हमें एज अ रिस्क इवेलुएट करना है, जिससे कि हमें उसके प्रिवेंट कर सकें या फिर रिड्यूस कर सकें अनडिजायर्ड इम्पैक्ट को। तो इसके लिए भी हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए जब भी हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो इन्हेंस अपॉर्चुनिटी की मैंने बात की, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक इफ़िशिएंट मैनर में, एक इफ़ेक्टिव मैनर में, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में। तो इसके लिए भी हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें हैं बेसिकली जो हमें बेसिकली इंश्योर करनी है, या फिर हमारे पास रीज़न होना चाहिए जब भी हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने की बात करें। ठीक है, उससे रिलेटेड एक्शंस की बात करें, और हमारे पास एक प्लानिंग के बारे में बताता है स्टैंडर्ड कि हमारे पास प्लान होना चाहिए जब भी हम एड्रेस करने के लिए जाएं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के लिए। तो पहली चीज़ है कि हम कैसे एक्शन लेंगे। कोई पर्टिकुलर रिस्क हमें दिखता है अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, अपनी एक्टिविटी के अंदर, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है, उसको कैसे हम एक्शन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं उस पे, जिससे कि हम उसका बेनिफिट ले सकें या फिर रिड्यूस और प्रिवेंट कर सकें अगर रिस्क है तो इसके लिए हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए एक प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, सेकंड जो बात आती है वो है कि हम जो एक्शन हम प्लान करेंगे उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे करेंगे अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, इसकी भी एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन है एक्शंस का, इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि जो इवेल्युएशन है वही इफेक्टिवनेस को डिफाइन करता है। जब भी हम एक क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन सारे सिनेरियोज में तो हम इसका इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड जो एक एडवाइस करता है कि ये डिसीजन बेसिकली लेबोरेटरी के ऊपर है कि कितनी डेप्थ तक आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को एड्रेस करना है, उस पर एक्शन प्लान बनाना है। ये टोटली लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका डिसीजन है। इसके इसके लिए स्टैंडर्ड एडवाइस करता है IC 17025 कि आप अदर स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, गाइडेंस यूज़ कर सकते हो जब भी आप रिस्क असेसमेंट की बात करोगे। जैसे कि स्टैंडर्ड है ISO 31000 जो कि गाइडेंस की बात करता है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलरली जो स्टैंडर्ड का रेफरेंस है या एडवाइस है वो ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग है एज अ लेबोरेटरी कि आप कितनी गहराई तक और कितना थॉरोली इसके ऊपर चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हो और एक्शन प्लान करना चाहते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो एक्शन हम प्लान करेंगे एड्रेस करने के लिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो भी इम्पैक्ट है पर्टिकुलर रिस्क का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट्स जो लेबोरेटरी के हैं,
और उसकी वैलिडिटी जो है रिजल्ट्स की उस ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने एक्शन लिया लेकिन वो प्रोपोर्शनली जो रिजल्ट है उसके बहुत वीक हो किसी रिस्क के कंडीशन में। तो हमें कोशिश करनी है कि एक्शन इस तरह का हो कि प्रोपोर्शनली वो स्ट्रांग हो, क्योंकि प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो अगर हमारा एक्शन जो होगा वीक होगा तो जो इम्पैक्ट है उसको हम उसका जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है या फिर उसका मिटिगेशन है उस पर्टिकुलर रिस्क का वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर एक्शन अच्छा होगा तो हम उस पर्टिकुलर रिस्क को और इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट बनाना है, डेवलप करना है, प्लान करना है कि रिस्क को हम जो भी जिस भी लेवल में वो रिस्क है उसको एडिक्वेटली हम वहाँ पे डील कर पाएँ और चीज़ों को जस्टिफाई कर पाएँ विथ रिस्पेक्ट टू वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही रिस्क के बारे में स्टैंडर्ड नोट में बताता है, जो मैंने प्रीवियस मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग से भी ब्रीफ किया हुआ है कि जब भी रिस्क को एड्रेस करने की बात होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं या फिर एड्रेस करने में क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है या फिर हमारा जो आउटकम है उससे रिलेट कर सकता है। तो पहली चीज़ इसमें हो सकती है कि हम किसी रिस्क को अवॉइड करना चाह रहे हैं, थ्रेट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, या रिस्क को हम लेते हैं जिससे कि हम कोई अपॉर्चुनिटी को चेस कर सकें, अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकें या फिर अपॉर्चुनिटी में उसको कन्वर्ट कर सकें। थर्ड जो होता है उसकी मीनिंग, जब भी हम रिस्क को लेना चाहते हैं या उसको एड्रेस करने जाते हैं, कि हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं रिस्क के सोर्स को ही, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है एड्रेस करने में रिस्क को, वो है कि जो रिस्क का कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइक्लीहुड है, उसको हम उस पर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, उसकी जो होने का रिकरेंस है या फिर उससे थ्रू जो कॉन्सिक्वेंस है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ रिस्क अगर किसी तरह का है तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जब भी एड्रेस करने की बात करेंगे तो ये हो सकता है कंडीशन कि हम रिस्क को शेयर करना चाह रहे हैं, वो कस्टमर के साथ हो, ठीक है, या हमारे कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसके साथ हो सकता है। साथ ही साथ अगर रिस्क कोई है उसको एड्रेस करने का ये भी मतलब हो सकता है कि हम उस रिस्क को रिटेन करते हैं अपने सिस्टम में, अपनी एक्टिविटी में, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसको अपने सिस्टम में रहने देना चाह रहे हैं, लेकिन हम इन्फॉर्म्ड हैं कि वो रिस्क हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली जब भी हम रिस्क को एड्रेस करने की बात करेंगे तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि हमारे सामने होते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम रिस्क को एड्रेस करेंगे और हमारे एक्शन इससे रिलेवेंट होंगे। सेकंड जो बात आती है अपॉर्चुनिटी की, कि अपॉर्चुनिटी को हमें किस तरह से देखना है। तो जब भी हम अपॉर्चुनिटी को डील करने के लिए या फिर एड्रेस करने की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे सर्कमस्टांसेस जनरेट होते हैं, वो पहला उसमें है कि जो लेबोरेटरी का स्कोप है एक्टिविटी को लेके उसको हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड है कि नए कस्टमर्स को हम एड्रेस करना हमारा हो सकता है अपॉर्चुनिटी के थ्रू, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी का एडिशन हो सकता है एज ए अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ जो कस्टमर नीड्स है उसको इन्हेंस करना चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटी के थ्रू, हमारा ये पॉइंट निकल के आ सकता है, ये सर्कमस्टांसेस हमारी निकल के आ सकती हैं। तो इस कंडीशन में हमें जब भी अपॉर्चुनिटी को डील करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो ये सब सर्कमस्टांसेस का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस अप्लीकेबल हैं, सिंगल या फिर मल्टीपल, जब भी हम अपॉर्चुनिटी को डील करने के लिए जाएं, एड्रेस करने के लिए जाएं। तो यहाँ तक था हमारा 8.5 क्लॉज, जिसमें बात की हमने एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अंडर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बात है इम्प्रूवमेंट की, जो कि 8.6 क्लॉज है,
सब क्लॉज मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर एज अ ऑप्शन ए। इसमें जो मैंने हेडिंग ली है वो है आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट। इसके अंदर जो कीवर्ड लिया है वो है अपॉर्चुनिटी, एक्शन। सेकंड हेडिंग मैंने बनाई है वो है सीक फीडबैक। इसके अंदर जो कीवर्ड्स लिए हैं वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनालाइज्ड एंड यूज्ड। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर ली, हमने कंट्रोल की बात कर ली रिकॉर्ड्स के, हमने कंट्रोल की बात कर ली मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की, हमने बात कर ली मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन की। तो अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट को कैसे डील करना है उनकी बातें हैं, उससे रिलेटेड मैंने कीवर्ड्स बताए हैं और हेडिंग ली है। तो यहाँ पे पहली चीज जो है, जो हमारा इम्प्रूवमेंट है वो निकल के आता है हमारी अपॉर्चुनिटी से, जो हमने लास्ट क्लॉज में डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी। तो जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर एक्शन प्लान करते हैं, तो वही हमारा कन्वर्ट होता है इम्प्रूवमेंट में, जो कि हमारा किसी एक्टिविटी को लेके हो सकता है, मैनेजमेंट सिस्टम को लेके हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी ही जो है और उस पे जो एक्शन है वही हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। ये एक थंब रूल है। आप इम्प्रूवमेंट कहीं और से नहीं मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आप अपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने के रिस्पेक्ट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब उसी अपॉर्चुनिटी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। लेकिन उसमें ध्यान रखना है आपका एक्शन उस तरह से होना चाहिए अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में उस एड्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी को, कि जो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे मिलना है वो बेटर मिल सके, अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो सके। और अब जब भी उसको इवेलुएट करूँ तो जो उसकी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमें इवेल्युएशन के थ्रू हम कंफर्म कर सकें। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में नोट है कि उसमें कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूवमेंट है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें, हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो थ्रू हो सकता है जब भी हम रिव्यू कर रहे हैं ऑपरेशनल प्रोसीजर को, ठीक है, पॉलिसीज को यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें मिल सकता है। ऑडिट रिजल्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं उस कंडीशन में हमें मिल सकता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। जब भी हम करेक्टिव एक्शंस को रिव्यू करते हैं उस केस में हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैनेजमेंट रिव्यू को हम रिव्यू करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। या फिर सजेशन हमारे हैं कोई इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी से हमें मिलता है जो कि पर्सनल है, तो वहाँ से हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए। साथ ही साथ जो हमारा रिस्क असेसमेंट है, एनालिसिस ऑफ डेटा है, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं, वो हमें लीड दे सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी जो कि इम्प्रूवमेंट को लेके हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करें और आइडेंटिफाई करने की बात करें एक अपॉर्चुनिटी इम्प्रूवमेंट को लेके। ठीक है, इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटी एज अ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट के अंदर वो है फोकस्ड फीडबैक के ऊपर, कि आपको फीडबैक का यूज करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट को लेके। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में। जब भी हम बात करते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में हो, तो जो भी फीडबैक आपको मिलते हैं पॉजिटिव या निगेटिव कस्टमर के एंड से, उनको आपको यूटिलाइज करना है, एनालाइज करना है और यूज करना है फर्दर इम्प्रूव करने के लिए अपने मैनेजमेंट सिस्टम को लेबोरेटरी के, और जो भी ओवरऑल लेबोरेटरी की एक्टिविटी है उस चीज़ को। और साथ ही साथ जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो आपके ऑपरेशंस हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और ये फीडबैक बहुत बड़ा गेम चेंजर है
जब आप एक अच्छे तरीके से फीडबैक सिस्टम आप मेंटेन करते हो, उसको एनालाइज करते हो और उस पे छोटे-छोटे डिसीजन मेकिंग करते हो, एक्शन प्लान करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लेबोरेटरी। तो इसको आपको यूटिलाइज करना है इस फीडबैक सिस्टम को, और इसका जो जो इसकी पावर है विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल में लाना है आपको अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये जो फीडबैक है कई तरह का हो सकता है, उसमें आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करा सकते हो, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स जो है कस्टमर के साथ, उसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ फीडबैक, या फिर रिपोर्ट्स की रिव्यू है कस्टमर के द्वारा, उनको यूटिलाइज कर सकते हो एज अ फीडबैक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो मैं 3 तरह के टाइप्स ऑफ फीडबैक बताए, और इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे इम्प्रूवमेंट के लिए, इससे रिलेटेड आपके पास एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, और आपकी डिटेल्ड प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे इस फीडबैक को आप फर्दर इम्प्रूवमेंट में लेके जाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये इम्प्रूवमेंट की बात थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8.7 क्लॉज पे, जो है करेक्टिव एक्शंस की बात करता है अंडर ऑप्शन ए। इसमें जो पहली हेडिंग मैंने बनाई है वो है नॉन कन्फर्मिटी अकर्स, सब हेडिंग है रिएक्ट, इसके अंदर की वर्ड है एक्शन, एड्रेस। सेकंड सब हेडिंग ली है इवेल्युएट, रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग, कॉस्ट डिटरमाइनिंग, सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने से लिया एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिवनेस रिव्यू, अपडेट, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मेक चेंजेस, करेक्टिव एक्शन, अप्रोप्रिएट। रिटेन रिकॉर्ड के अंदर लिया है एविडेंस, नेचर, कॉज, एक्शन, रिजल्ट। तो ये सारे कीवर्ड्स लिए हैं मैंने करेक्टिव एक्शन के रिस्पेक्ट में अंडर ऑप्शन ए, जो हमें करने हैं, या फिर हमारे पास प्रोसीजर या पॉलिसी होनी चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, कैसे करेक्टिव एक्शन को हम फ्रेम करेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है करेक्टिव एक्शंस को लेके, रिस्क के रिस्पेक्ट में, अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब भी कभी आपको कोई नॉन कन्फर्मिटी मिलती है, चाहे वो मैनेजमेंट सिस्टम को लेके हो, एक्टिविटी को लेके हो, या फिर एज अ लेबोरेटरी आपको कहीं पे भी कोई किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी आप आइडेंटिफाई करते हो, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लायंसेस हैं, रिजल्ट्स की वैलिडिटी है, उस पर इफेक्ट आता है, तो उस नॉन कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में आपको रिएक्ट करना है, जो स्टैंडर्ड कहता है। इस रिएक्ट करने में सबसे पहली चीज है कि एक्शन आप लोगे जिससे आप कंट्रोल कर सको उस नॉन कन्फर्मिटी और करेक्ट कर सको, और साथ ही साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन कन्फर्मिटी को, उसको एड्रेस कर सको, उसको डील कर सको। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है रिएक्ट करने के रिस्पेक्ट में। क्या है, एक्शन है जिससे आप कंट्रोल और करेक्ट करोगे इस नॉन कन्फर्मिटी को, साथ ही साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको एड्रेस कर सको। इस तरह से रिएक्ट करना है जब भी आप नॉन कन्फर्मिटी आपको मिले। साथ ही साथ सेकंड जो बात आती है इसमें, जब भी नॉन कन्फर्मिटी आप आइडेंटिफाई करो, अगर हो आपके यहाँ सिस्टम में, तो इवेल्युएट करना है कि एक्शन की नीड क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप एलिमिनेट कर सको जिस कारण से वो नॉन कन्फर्मिटी आपने आइडेंटिफाई की है या फिर आपके यहाँ अकर हुई है। तो उस चीज को इवेल्युएट करना है एक्शन नीड के रिस्पेक्ट में, जिसमें आपको क्या क्या करनी है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि जो नॉन कन्फर्मिटी इस बार आपने फेस की है ये दोबारा ना हो, रीकर ना हो, या फिर से कहीं पे और किसी जगह पे दोबारा हमें ना इसकी अकरेंस देखने को मिले। इस इवेल्युएट करने में रिव्यू करना है, आपको एनालाइज करना है नॉन कन्फर्मिटी को, और साथ ही साथ कॉज क्या थी, कारण क्या था जिसकी वजह से नॉन कन्फर्मिटी आई है, उसको डिटरमाइन करना है इस रिव्यू और एनालिसिस के थ्रू। तो ये चीजें हैं इवेल्युएट में पहली। साथ ही साथ इवेल्युएट जब हम करेंगे
और उसके अंदर रिव्यू और एनालिसिस करेंगे, नॉन कंफर्मिटी की कॉज को डिटरमाइन करेंगे। तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर सिमिलर नॉन कंफर्मिटी तो कहीं किसी और एक्टिविटी के अंदर, किसी अदर हमारे प्रोसीजर के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर हमें आगे फर्दर फ्यूचर में देखने को नहीं मिल सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इवेल्युएशन का ध्यान रखना है एक नॉन कंफर्मिटी के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ इवेल्युएट करने के बाद आता है जो भी एक्शन हमने प्लान किया है, इवेल्युएट करके उसको नॉन कंफर्मिटी को, तो उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो, इसका हमें ध्यान रखना है करेक्टिव एक्शन के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो रिव्यू है करेक्टिव एक्शन का के इफेक्टिवनेस को लेके वो हमें करना है। और रिव्यू करने के बाद बात आती है कि अगर हमारी कोई इस तरह की जरूरत पड़ती है कि हमें जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का हमारा प्लानिंग था या फिर एड्रेसिंग था उसमें कोई अपडेट करने की, चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो हमें डिटरमाइन करना है। और जब भी वहाँ पे अगर हमें नेसेसरी लगता है तो वहाँ पे इस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की जो हमारी प्लानिंग है, असेसमेंट है, उसमें हमें वो चेंज करना है। साथ ही साथ अगर हमें ज़रूरत लगती है कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चेंज होना चाहिए जो कि हमारा इवैल्यूएशन नॉन कंफर्मिटी के रिस्पेक्ट में निकल के आया है, तो मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो भी हमें इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट इंटीग्रेट करने हैं। तो ये हमारे करेक्टिव एक्शंस के रिस्पेक्ट में चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बात आती है कि जो करेक्टिव एक्शन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो भी नॉन कंफर्मिटी का इफेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको प्रॉपरली ओवरकम करने वाली होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जैसे मैंने पहले बात की थी एक्शन के रिस्पेक्ट में कि उसके प्रोपोर्शनली वीक हो एक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनली स्ट्रांग होना चाहिए नॉन कंफर्मिटी के, जैसे जिससे आप एक अपर हैंड में उसको नॉन कंफर्मिटी को डील कर सको, ठीक है। जो भी उसके इफेक्ट्स हैं वो करंट में हो, फ्यूचर में हो, जो भी उसका वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में वो प्रॉपरली वहाँ पे मिटिगेट हो सके, और जो करेक्टिव थिंग्स हैं, एक्शंस हैं, वो प्रॉपरली स्टेब्लिश हो सके। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें रिकॉर्ड रिटेंशन की बात आती है कि एज अ एविडेंस आपको रिकॉर्ड रिटेन करके रखने अपने सिस्टम में। इस रिकॉर्ड में जो अभी तक हमने बात करी इवैल्यूएशन की, रिव्यू की, इम्प्लीमेंटेशन की, अपडेशन की, चेंजेस की, वो सारी चीज़ें से रिलेटेड आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें आपका नेचर ऑफ नॉन कंफर्मिटी डिस्क्राइब्ड हो, कॉज डिस्क्राइब्ड हो, सब्सिक्वेंट एक्शंस डिस्क्राइब्ड हो। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको रिटेन करके रखना है। साथ ही साथ जो रिव्यू है इम्प्लीमेंटेशन का करेक्टिव एक्शंस को लेके, उसके रिजल्ट्स को भी आपको रिटेन करके अपने सिस्टम में एज अ एविडेंस मेंटेन करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है 8.7 क्लॉज के रिस्पेक्ट में जब भी हम करेक्टिव एक्शंस की बात करेंगे ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है 8.8 जो कि है इंटरनल ऑडिट अंडर ऑप्शन ए। इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है वो है पहला कंडक्ट। इसके अंदर कीवर्ड्स हैं प्लान्ड इंटरवल्स, कंफर्म्स, रिक्वायरमेंट्स, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड हेडिंग ली है ऑडिट प्रोग्राम। इसके अंदर कीवर्ड लिया है PEIM, फ्रीक्वेंसी, मेथड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्लानिंग, ऑडिट क्राइटेरिया, स्कोप, रिजल्ट्स रिपोर्टिंग, करेक्टिव एक्शन, रिटेन रिकॉर्ड, ISO 19011। ये सारे मैंने कीवर्ड लिए हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर, ठीक है। तो हमारी करेक्टिव एक्शंस की बात हो गई। उससे पहले हमारी
इम्प्रूवमेंट की बात हो गई, रिकॉर्ड्स कंट्रोल की बात हो गई, फिर एक्शंस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात हो गई। अब यहाँ पे हम इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे, जो कि इफेक्टिवनेस को ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर यहाँ पे बात करें लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम को, की इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बताता है कि पहली चीज है कि आपको कंडक्ट करना है इंटरनल ऑडिट। और ये इंटरनल ऑडिट एक आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए कि आप इंटरनल ऑडिट का आपका प्रोसीजर क्या होगा। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि प्लान इंटरवल्स में आपकी जो इंटरनल ऑडिट है वो होनी चाहिए। और जो चीज़ें हमें कवर करनी है अपने प्लान इंटरनल ऑडिट के थ्रू, उसमें लेबोरेटरी की जो खुद की रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, लेबोरेटरी एक्टिविटी को लेके, उसको भी आपको कवर करनी है। और साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है ISO/IC 17025 की, उसको भी आपको इस इंटरनल ऑडिट के अंदर कवर करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मेंटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसकी इफेक्टिवनेस भी आपको इंटरनल ऑडिट के थ्रू फाइंड आउट करनी है। और साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट के प्लान में प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड्स में बोलता है कि प्लान करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम को, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, मेथड बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करनी है और प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स भी शॉर्टलिस्ट करनी है। और रिपोर्टिंग कैसे होगी इंटरनल ऑडिट की, वो भी शॉर्ट करना है आपको, मतलब डिस्क्राइब करना है। तो हमारा ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव हो उसके अंदर। ठीक है, इसके साथ ही जब हम ऑडिट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखनी है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर लेबोरेटरी एक्टिविटी है जिसको लेके मैनेजमेंट कंसर्न है, उसकी इम्पोर्टेंस को लेके, उसकी डिलीवरी को लेके, तो उसको इम्पोर्टेंटली कंसीडर करना है ऑडिट प्रोग्राम में। कोई पर्टिकुलर चेंज है लेबोरेटरी एक्टिविटी को लेके, जो लेबोरेटरी के रिजल्ट्स हैं उस पे उसकी उसका इफेक्ट आ सकता है उस चेंज का, तो उसको हमें इम्पोर्टेंटली कंसीडर करना है। और साथ ही साथ प्रीवियस ऑडिट के जो रिजल्ट्स हैं, जो भी उस पे फाइंडिंग्स थी, एक्शन प्लान थे, उसको भी टेक केयर करना है अपने ऑनगोइंग ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज़ें हैं पहली जो हमें करनी है इंटरनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में। सेकंड बात आती है कि जो भी इंटरनल ऑडिट होगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड ईच की बात करता है। हर इंडिविजुअल इंटरनल ऑडिट के अंदर उसकी ऑडिट क्राइटेरिया और स्कोप को क्लियरली डिफाइन करना है। ठीक है, जिससे एक प्रॉपर मैट्रिक्स डेवलप हो सके, गाइडेंस डेवलप हो सके, और जो उसका ओवरऑल इफेक्टिवनेस है इंटरनल ऑडिट का वो मेंटेन हो सके। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे इंटरनल ऑडिट के थ्रू, जिस भी ऑडिटर ने ऑडिट किया है वो प्रॉपरली रिपोर्ट होनी चाहिए। जो भी मैनेजमेंट टीम है उसके रिलेवेंट, उनको इसका भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात आती है कि जो किसी तरह की अगर नॉन कंफर्मिटी हमने आइडेंटिफाई की, तो उससे रिस्पेक्ट में जो करेक्टिव एक्शंस हैं, करेक्शंस हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है विदाउट एनी डिले, जिससे कि चीज़ें इफ़िशिएंट हो सके और मोर इफ़ेक्टिव हो सके। जब भी हम इंटरनल ऑडिट कर ली वहाँ पे किया जा चुका हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें रिटेन करने के रिकॉर्ड की बात करता है कि एज अ एविडेंस हमें रिकॉर्ड्स को रिटेन करके रखना है इंटरनल ऑडिट की, जिससे कि हम जस्टिफाई कर सके हमारे जो ऑडिट प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन और ऑडिट रिजल्ट्स हमने जो फाइंड आउट की थी। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये आपके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आपको
इंक्लूड करनी है। इसके रिस्पेक्ट में आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए, डिफिनीशंस होने चाहिए, क्लियरली एक ओवरऑल गाइडेंस होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कैसे डील करोगे एज अ लेबोरेटरी, और आपकी क्या थिंकिंग है, क्या डिसीजन मेकिंग है इन सारी चीज़ों को लेके। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नोट में इंटरनल ऑडिट के अंदर ISO 19011 का गाइडेंस का रेफरेंस देता है स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट्स को लेके। तो 19011 अपने आप में बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर योर कॉम्पिटेंसी यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा 1911 में, कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इम्पार्शियलिटी, इनका ध्यान रखना है जब भी आप ऑडिट के लिए जाएं, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी का ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी तरह की ऑडिट को डील करो, ठीक है। और ISO 19011 पे मैं एक ट्रेनिंग करूँगा लेटर, जो कि ज़्यादा यूज़फुल उन लोगों के लिए है जो बेसिकली ऑडिटिंग वर्क में इन्वॉल्व हैं, अ, चाहे वो सेकंड पार्टी ऑडिट हो या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट हो, उसमें वो लोग अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं। यहाँ के लिए ये ज़रूरी है ऑडिट के रिस्पेक्ट में कि इम्पार्शियलिटी का आप ध्यान रखो, कॉम्पिटेंसी का ध्यान रखो, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखो, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ध्यान रखो जब भी आप एक ऑडिटर को अपॉइंट करो इंटरनल ऑडिट वर्क के लिए। तो ये चीज़ें थी हमारा जो 8.8 क्लॉज था इंटरनल ऑडिट, उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है 8.9, उस पे चलते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू ऑप्शन ए के अंदर, इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है प्लान इंटरवल्स, कीवर्ड्स लिए हैं कॉन्टिन्यूइंग, सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस। सेकेंड हेडिंग ली है इनपुट्स, इसके अंदर कीवर्ड लिए हैं चेंज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, फुलफिलमेंट, पॉलिसीज डैश प्रोसीजर, सूटेबिलिटी, एक्शन स्टेटस, ऑडिट आउटकम्स, corrective actions, external bodies, assessment, change in range, feedback, complaint, implementation effectiveness, resource adequacy, risk identification, assurance outcomes, other relevant factors। थर्ड जो हेडिंग ली है वो है आउटपुट्स, इसके अंदर कीवर्ड लिया है इफेक्टिवनेस, इम्प्रूवमेंट, रिसोर्सेज, प्रोविजन, चेंज नीड। तो ये सारे कीवर्ड्स और हेडिंग है मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर 8.9 क्लॉज के अंदर अंडर मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इन सब चीज़ों के लिए पहली बात आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट रिव्यू का जो रिक्वायरमेंट है वो आप मैनेज कर सको विथ रिस्पेक्ट टू योर लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके अंदर जो चीज़ें आपको प्रोसीजर के अंदर डिस्क्राइब करनी है कि पहली बात है कि मैनेजमेंट रिव्यू जो होना चाहिए वो प्लान इंटरवल्स में आपको एक्सिक्यूट करना है अपने लेबोरेटरी के अंदर। और जब भी आप प्लान वे में एक प्लान इंटरवल के वे में मैनेजमेंट रिव्यू करोगे तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू का वो होना चाहिए कि जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, रिजल्ट्स की वैलिडिटी है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका गवर्नेंस है वो कॉन्टिन्यूटिंग सूटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, एडिक्वेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, और एज अ ऑब्जेक्टिव भी देखना है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू हो वो हमारा उससे जो रिजल्ट निकल के आए वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करें, चाहे वो कॉन्टिन्यूइंग सूटेबिलिटी हो, एडिक्वेसी हो या फिर इफेक्टिवनेस हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। मैनेजमेंट रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम प्लान इंटरवल में करना चाह रहे हैं और क्यों प्रोसीजर की नीड है यहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है मैनेजमेंट रिव्यूज के अंदर 8.9 में।
सेकंड पॉइंट में इनपुट्स की बात होती है कि मैनेजमेंट रिव्यूज के इनपुट क्या क्या होने चाहिए जो कि रिकॉर्ड करने हैं और हमेशा मैनेजमेंट रिव्यू में लेके आना, उस पर डिस्कशन करना है थॉरली। जो लेबोरेटरी का मैनेजमेंट है उसको रिव्यू करेगा कंप्लीटली। तो पहला चीज है, अगर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इशू है लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में जो कि रिलेवेंट है, तो अगर उसमें कोई चेंज आया है तो उस पर मैनेजमेंट रिव्यू आपको करना है। ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डेवलप किए थे लेबोरेटरी को लेके एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के रिस्पेक्ट में आपको मैनेजमेंट रिव्यू करना है और एज अ इनपुट इसको लेना है। थर्ड जो बात है वो है कि जो पॉलिसीज और प्रोसीजर आपने डेवलप किए थे लेबोरेटरी के एक्टिविटीज को लेके, वर्किंग को लेके, उसकी सूटेबिलिटी को आपको एज अ इनपुट यूज करना है मैनेजमेंट रिव्यू में कि वो विद टाइम सूटेबल है कि नहीं है। जैसे कि मैंने इनिशियली बात की कॉन्टिन्यूइंग सूटेबिलिटी की, उसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है, एज इनपुट कंसीडर करना है मैनेजमेंट रिव्यू को लेके। साथ ही साथ जो एक्शंस हमने लिए थे प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू में, उसका स्टेटस क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, जो हमने एक्शन जिस भी रिगार्ड्स में लिया था उसको, वो एक्शन ने प्रोपोर्शनली जो आउटकम हमने एक्सपेक्ट किए थे वो उसने रीच किया कि नहीं किया, फुलफिल किया कि नहीं किया, उसको एज अ इनपुट हमें मैनेजमेंट रिव्यू में लेना है। नेक्स्ट जो बात आती है, जो इंटरनल ऑडिट हमने एक्सक्यूट की थी रिसेंटली, उसके जो आउटकम्स थे उसको हमें एज अ इनपुट मैनेजमेंट रिव्यू में लेना है। जो भी नॉन कन्फर्मिटी हमने आइडेंटिफाई की थी या डेविएशन हमने फाइंड आउट किए थे इंटरनल ऑडिट के थ्रू, उनको हमें इस मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में ऐड करना है। इंटरनल ऑडिट को लेके जो करेक्टिव एक्शंस थे या फिर नॉन कन्फर्मिटीज को लेके टाइम टू टाइम जो करेक्टिव एक्शंस हमने लिए थे, उस वो एज अ इनपुट हमें मैनेजमेंट रिव्यू में लेना है और मैनेजमेंट रिव्यू करना है। नेक्स्ट जो इनपुट हो सकता है वो है कोई एक्सटर्नल बॉडी है जिसने हमारी लेबोरेटरी का असेसमेंट किया था, उसके मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, उसके एक्टिविटीज को लेके। तो वो जो असेसमेंट का फाइंडिंग था एक्सटर्नल बॉडी का, उसे हमें एज अ इनपुट यूटिलाइज करना है मैनेजमेंट रिव्यू के लिए जब भी जरूरत पड़े, तब इस मैनेजमेंट रिव्यू को एक्सक्यूट करना है। साथ ही साथ कोई जो लेबोरेटरी एक्टिविटी की रेंज थी, वॉल्यूम में चेंज था, इस तरह की हमें हमें कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो एज अ इनपुट हो सकता है मैनेजमेंट रिव्यू के लिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो है किसी तरह का फीडबैक है पॉजिटिव या निगेटिव, किसी भी एंड से, कस्टमर एंड से, पर्सनल एंड से, तो उसे एज अ इनपुट हमें लेना है मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। कोई कंप्लेन है स्पेसिफिक जो हमें मिली है लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में, तो उस पे हमें मैनेजमेंट रिव्यू करना है। साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है उसके इफेक्टिवनेस को लेके हम मैनेजमेंट रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है उसमें बात आती है कि रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है ISO ऑब्लिक IC 70025 को लेके। उसकी जो एडिक्वेसी है वो हम विद टाइम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज को एज अ इनपुट हमें मैनेजमेंट रिव्यू में लेना है। नेक्स्ट जो बात है, जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया है असेसमेंट के थ्रू, उसके जो रिजल्ट्स हैं इवेल्युएशन के थ्रू हमने पाए हैं, उसके बेस उस पे भी हम फर्दर मैनेजमेंट रिव्यू कर सकते हैं एज इनपुट उसको लेके, इस पे फर्दर हम एक एक्शन प्लान हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हम एश्योरेंस दे रहे हैं रिजल्ट्स की वैलिडिटी को लेके, उससे रिलेटेड कोई आउटकम है या फिर कोई डेविएशन है उस एश्योरेंस में, तो उसको एज अ इनपुट हम कंसीडर कर सकते हैं मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। साथ ही साथ कुछ अदर रिलेवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मॉनिटरिंग से निकल के आए हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड आए हैं, कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड आए हैं, अवेयरनेस से लेके आए हैं,
तो उन चीज़ों को भी हमें अपने मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में लेना है और मैनेजमेंट रिव्यू करना है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये मतलब इंसिडेंट बेसिस हो सकती हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हो सकती हैं। तो आपको एक प्लांट इंटरवल्स पे तो मैनेजमेंट रिव्यू करना ही है। साथ ही साथ जब भी कोई पर्टिकुलर इस तरह की स्पेसिफिक कंडीशन आए, जनरेट हो, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी, उस पर्टिकुलर टाइम में भी आपको ये मैनेजमेंट रिव्यू में अपनी जो चीज़ है, एक्टिविटी है, इसको करना है, एक्सिक्यूट करना है। तो इस बात का ख्याल ध्यान रखिएगा कि हमें प्लान भी करना है और इंसिडेंट बेसिस पे भी, रिक्वायरमेंट बेसिस पे भी मैनेजमेंट रिव्यू को अ, करना है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था अपना मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे आउटपुट की बात आती है। तो जो मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, साथ ही साथ जो आउटपुट होगा उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है एज अ डिसीजन और एज अ एक्शन, जिस भी टॉपिक पे हमने मैनेजमेंट रिव्यू किया था। ठीक है, तो आउटपुट में जो पहली चीज आएगी मैनेजमेंट रिव्यू के, वो है हमारी इफेक्टिवनेस को लेके, जो कि मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हो सकती है, प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में हो सकती है। ठीक है, तो उस पे हमारे एक्शन प्लान हो सकते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग हो सकती है, तो उसको हमें एज आउटपुट मेंटेन करना है सिस्टम में। सेकंड जो आउटपुट आ सकता है मैनेजमेंट रिव्यू का, वो है इम्प्रूवमेंट को लेके कोई हमारा हो सकता है, जिसमें हम कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू, जो हम इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं और एक्शन प्लान बनाते हैं इम्प्रूवमेंट को चेस करने के लिए। तो ये एज आउटपुट हमारा होगा। थर्ड जो बात आती है कि अगर जो एडिक्वेसी है रिसोर्सेस की, अ, उसके प्रोविजन को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं या कोई प्रोविजन में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो एज अ आउटपुट हमें लेना है, रिकॉर्ड करना है एज अ मैनेजमेंट रिव्यू। साथ ही साथ किसी तरह का भी चेंज है लेबोरेटरी के मैनेजमेंट सिस्टम में, प्रोसेसेस को लेके, ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेके, रिसोर्सेज को लेके, तो वो जो चेंज है उसको हमें रिकॉर्ड करना है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग हुई है उसको हमें रिकॉर्ड करना है एज अ मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे हमारा 8.9 क्लॉज मैनेजमेंट रिव्यूज का कंप्लीट होता है अंडर ऑप्शन ए, और यहाँ पे फॉर्मली स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है हमारा लास्ट 8th क्लॉज। इसके आगे चलेंगे तो मैं आपको एनेक्सर ए और एनेक्सर बी ब्रीफ करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपनी है एनेक्सर ए की, जिसमें बात है एज अ इंफॉर्मेटिव मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी। फर्स्ट जो इसमें क्लॉज है वो है जनरल A1 एडिशनल इंफॉर्मेशन की। मैंने हेडिंग ली है, इसमें जो कीवर्ड्स लिए हैं वो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट, रिजल्ट्स, कंपैरेटिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें जो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी है उसको अच्छे से समझने का मौका मिलता है, या फिर हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कैसे उसको हमें एश्योर करना है अपने लेबोरेटरी के थ्रू मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी का। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने पहला सब क्लॉज A1 जनरल बताया, उसमें हमने एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी के लिए बताता है स्टैंडर्ड। तो जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी जनरल क्लॉज में डिफाइन होती है, जिस जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंपैरेटिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट बोथ नेशनली और इंटरनेशनली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपैरेटिबिलिटी है मेजरमेंट रिजल्ट की, वो इम्प्रूव होती है डिफरेंट टेस्ट लैब्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे, कैलिब्रेशन लैब्स के रिस्पेक्ट में, जब हम कंपेयर करते हैं सेम आइटम का जो रिजल्ट है मेजरमेंट उसको। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको इस तरह से देखना है। और फर्दर डिटेल अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं।
ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि A2। इसमें बात है इस्टेब्लिशिंग मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग ली है मैंने वो है कंसिडरिंग डैश इंश्योरिंग measured specification calibration unbroken chain traceability chain measurement uncertainty each step method based performed measurement results and measurement uncertainty laboratory scope। नेक्स्ट जो हेडिंग ली है वो है सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर बायस सेवरल मैकेनिज्म मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो कीवर्ड लिया है वो है अप्रोप्रिएट डिसीजन रूल स्पेसिफिकेशन लिमिट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस OIMLR 111। तो इनको मैं ब्रीफ करता हूँ कैसे आप इस्टेब्लिश करोगे मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी को, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं करनी, तब जाके हमारी जो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी है वो मेंटेन हो पाती है। और किन चीज़ों का हमें कंसीडर करना है और इंश्योर करना है जब भी हम मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो इसमें आती है उसमें बात है मेजरेंट स्पेसिफिकेशन की बात होती है। जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसकी यूनिट क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात आती है इसमें अनब्रोकन चेन ऑफ कैलिब्रेशन, ये मेंटेन होना चाहिए। जब भी आप मेजरमेंट के लिए जाएं या मेजरमेंट करें तो जो भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं थ्रू आउट द अनब्रोकन चेन उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, तो जो भी कैलिब्रेशंस उसमें हुई हैं उस पर्टिकुलर चेन के अंदर वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। ठीक है, उसके अप्रोप्रिएट रेफरेंस हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और जहाँ से भी वो चेन इस्टेब्लिश हुई है, जहाँ से एक फाइनल मेजरमेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो हमारी हर जगह पे हर स्टेप स्टेज पे हर पॉइंट पे जहाँ पे भी कैलिब्रेशन की नीड थी वहाँ पे वो चीज़ें इस्टेब्लिश होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और उसके अप्रोप्रिएट रेफरेंस हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और ये जो अप्रोप्रिएट रेफरेंस होंगे वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में होने चाहिए या फिर इंट्रिंसिक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। तो इस सेकंड पॉइंट का इस तरह से ध्यान रखना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का। तो जो भी ट्रेसिबिलिटी चेन है या फिर अनब्रोकन चेन है उसमें हर पर्टिकुलर स्टेज पे स्टेप्स पे जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। और ये जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उसमें अप्रोप्रिएट मेथड एग्रीड मेथड यूज किए जाने चाहिए उस मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को इवेलुएट करने के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है जब भी हम मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। फोर्थ बात आती है कि जो सारे चेन के अंदर स्टेप्स थे मेजरमेंट के वो एक अप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू ही मेजर किए गए हों, जो मेजरमेंट रिजल्ट मिले हों वो अप्रोप्रिएट मेथड को फॉलो करके ही मिले हों, मेजर किए गए हों। साथ ही साथ उन उस पर्टिकुलर स्टेप्स में जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है वो भी रिकॉर्ड की गई हो मेजरमेंट को लेके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में बात आती है कि अगर एक लेबोरेटरी परफॉर्म कर रही है एक से ज़्यादा स्टेप्स तो जो सप्लाई चेन है उसमें उसको एविडेंस देना है उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को लेके। ठीक है, जो कि अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में हमने बात करी, अप्रोप्रिएट मेथड की बात करी मेजरिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसके पास वो एविडेंस होने चाहिए जब भी वो एक से ज़्यादा या फिर एक में कोई लेबोरेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है चेन के अंडर मेजरमेंट के। तो ये चीज़ें थी, ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है तभी जाके जो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हो पाती है।
और तभी हम कह सकते हैं ये सारे इनिशियल फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें कंसीडर करने हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे बात आती है सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर की, जो कि बायस के फॉर्म में भी कहा जाता है। तो ये सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर है जब भी किसी कैलिब्रेशन इक्विपमेंट को लेके, तो उसको हमें अकाउंट करना है, जिससे कि हम जो डिसिमेटिंग मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी है मेजरमेंट रिजल्ट को लेके लेबोरेटरी के, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, क्लेम कर सके। और इसके लिए सेवरल मैकेनिज्म अवेलेबल हैं जब भी हम सिस्टमेटिक मेजरमेंट एरर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है जब भी हम एस्टेब्लिश करें मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, कि उसमें किसी तरह का कैलिब्रेशन को लेके सिस्टमेटिक मेजरमेंट एरर हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये सिग्निफिकेंट है जब भी हम ट्रेसेबिलिटी को लेके बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है जो स्टैंडर्ड हमें बताता है। थर्ड जो बात है उसमें है मेजरमेंट स्टैंडर्ड की बात। इसके अंदर जो भी हम लेबोरेटरी के रिजल्ट्स हम जनरेट कर रहे हैं, कंफर्मिटी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उसमें हमने क्या मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हैं ओवरऑल, उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। उसको हमें हमारी ट्रेसेबिलिटी में मेट्रोलॉजिकल बहुत बड़ा पोर्शन प्ले करता है ये चीज़। ओवरऑल जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड है वो क्या फॉलो किया गया है, तो इस तरह से देखना है। तो मेजरमेंट स्टैंडर्ड के अंदर जो एक्टिविटी है उनका वर्किंग, जो स्पेसिफिकेशन है उसका इवैल्यूएशन, अनसर्टेनिटी का इवैल्यूएशन, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन, डिसीजन रूल कंफर्मिटी के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी की बात करें। साथ ही साथ यहाँ पे बात आती है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की। जो भी हम रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स जो है वो एक रेंज होती है बेसिकली, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटीज होती हैं हमेशा। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसीलिए जो मेजरमेंट रिजल्ट्स होते हैं वो एक वेरिएबल फॉर्म में होते हैं, एक रेंज के अंदर फॉल करते हैं। तो जितनी अच्छी हमारी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, मेजरमेंट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, जितनी हाईली कॉम्पिटेंट वे यूज़ करेंगे किसी एक्टिविटी को डिलीवर करने के लिए, तो उतना अच्छा हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है एक रिजल्ट को लेके वो बनेगा। और इस तरह से जो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी है उसको देखना है। इसके साथ ही एक एग्जांपल स्टैंडर्ड में है जो कि वेट बैलेंस को लेके है, उसके कैलिब्रेशन को लेके है, जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है OIML R111। उसमें बताया गया है कि कैसे एक वेट का कैलिब्रेशन या बैलेंस का कैलिब्रेशन हमें हमें करना चाहिए। उसको फॉलो करके जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कैलिब्रेशन लैब्स फॉलो करती हैं वेट बैलेंस को कैलिब्रेट करने के लिए, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जब भी हम इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी एज अ लेबोरेटरी, तो हमें ध्यान में रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को मेंटेन करना है विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी। तो ये हमारा जनरल के बाद सेकंड पॉइंट था इस्टेब्लिशिंग। अब हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन की। तो हमारी यहाँ पे A3 है जो क्लॉज, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिंग मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी। इसमें जो मैंने हेडिंग ली है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश डिमॉन्स्ट्रेट पाथ्स। इसके अंदर जो मैंने इंक्लूड किया है वो है नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स एंड डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स। फिर है आईलैक एक्रेडिटेड बॉडी। फिर नेक्स्ट हेडिंग ली है ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जो कि है BIPM OIML आईलैक एंड ISO। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे ये है कि लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटली
जो मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की एज पर ISO/IEC 17025। साथ ही साथ जो हमने प्रीवियस क्लॉज में मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करी थी, इंटर लैब कंपैरिजन की, इंट्रा लैब कंपैरिजन की, एक्रीडेशंस की, उनको फॉलो करना है, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग को फॉलो करना है, जिससे कि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी को। ठीक है, और यही जो हमारे पाथ्स हैं यही डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। रेफरेंस मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के साथ साथ। और अनसर्टेनिटी की बात करें तो उसमें रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी की बात होती है, उसको हमें लेना है अपनी मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात करता है जो कैलिब्रेशन है या फिर मेजरमेंट कैपेबिलिटी है किसी लेबोरेटरी की, वो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर किसी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट के साथ, उनके साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, और सेकंड जो इसमें बात है जो डिमॉन्स्ट्रेशन की, वो है कि हमारी जो लैब है वो एक्रेडिटेड होनी चाहिए किसी आईलैक एक्रेडिटेड बॉडी के थ्रू, जो कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन है, आईलैक। ठीक है, तो अगर हमारी लैब उसके थ्रू एक्रेडिटेड है, आ, तब हमारी ये कॉन्फिडेंस बनता है किसी कस्टमर को लेके या फिर किसी भी रेगुलेटर को ले, रेगुलेटर के अंदर की जो बॉडी है वो प्रॉपर एक मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी का सिस्टम मेंटेन कर रही है। और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन की यहाँ पे बात आती है सेकंड पॉइंट में, एक जॉइंट डिक्लेरेशन है जो कि BIPM, OIML, आईलैक और ISO का है मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी को लेके, जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए जो भी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी चेन को लेके। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने इस्टेब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी की बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमॉन्स्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको फुलफिल कर रहे होगे तो आप मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी की जो चेन है और उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें आप फॉल करते हो, उसके थ्रू आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी कॉम्पिटेंसी को विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी। तो यहाँ तक बातें थी हमारी एनेक्शर ए की। इसके बाद हमारा एनेक्शर बी है जिसकी टाइटल है मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शंस। हमने इनिशियली क्लॉज 8 में बात कर ली थी ऑप्शन ए की और ऑप्शन बी को, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, वहाँ पे आपने अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होगी ट्रेनिंग के थ्रू तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। और यहाँ पे स्पेसिफिकली एक डायग्राम मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन से बताया है एज अ फिगर P1। इसका डिस्क्रिप्शन है पॉसिबल सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशनल प्रोसेसेस ऑफ अ लेबोरेटरी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो पैरेलल एक्टिविटीज़ को रन करती हैं और उनका इंटरेक्शंस हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। पहले मैं जो नीचे वाली एक्टिविटी है उसको डिफाइन करूँगा, फिर सेकंड वाले को डिफाइन करूँगा। ठीक है, अ, ठीक है, तो पहले हमारी जो चीज़ें हैं, हमें कोई रिक्वेस्ट मिलती है, टेंडर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो चीज़ें हैं पहले ब्लॉक में यहाँ पे जो आपको विजिबल है। फिर हम 7.1 के थ्रू जो हमारा प्रोसेस रिक्वायरमेंट थी उसके थ्रू हम रिव्यू करेंगे रिक्वेस्ट का, टेंडर्स का, कॉन्ट्रैक्ट का। फिर 7.2 में जाएंगे जिसमें सिलेक्शन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन ऑफ मेथड हम करेंगे। फिर हम 7.7 में जाएंगे जिसमें इंश्योर करेंगे वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ जाने से पहले हम क्या चीज़ें करेंगे वो हमारा यहाँ पे है कि हमारे पास आइटम आना चाहिए, उसकी हम सैम्पलिंग करेंगे और प्रिपरेशन ऑफ आइटम करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे या फिर टेक्स्ट एक्सिक्यूट करेंगे। ठीक है,
और रिलीज करेंगे उस आइटम को। ठीक है, फिर उसका डिस्पोज करना है, उसको स्टोर करना है, वो चीज़ें हम टेक केयर करेंगे। फिर ये एक्टिविटी जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ फिर 7.7 में आएंगे। इसमें हम इंश्योर करेंगे द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी 7.6। फिर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स हमारा होगा 7.8 का। फिर जो रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स हैं वो हमारी नेक्स्ट चली जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे है कोई नॉन कन्फर्मिंग वर्क है 7.10 के अंदर, तो यहाँ से हमें इसमें जाना है, चेक करना है कि कोई नॉन कन्फर्मिंग नहीं हुआ है। नॉन कन्फर्मिंग हमारे कहाँ से, जब हम इंश्योर करेंगे वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को, अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, रिपोर्ट करने की बात करेंगे, तो उसमें से हमारी नॉन कन्फर्मिंग वर्क निकल के आएगा, जो कि हमें यहाँ पे चेक करना है। इस बट जो मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ इस एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, और इन दोनों पर्टिकुलर एक्टिविटी जो अपर एंड पे है और लोअर एंड पे है, इसके बीच में जो चीज़ें रोल प्ले करेंगी वो है रिसोर्स, टेक्निकल रिकॉर्ड्स, कंट्रोल ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में रोल प्ले करेंगी। ठीक है, इंडिविजुअल क्लॉज इसमें डिफाइन है, यहाँ पे 7.5, यहाँ पे 7.11, यहाँ पे 7.10। साथ ही साथ यहाँ पे 7.4 को रेफरेंस दिया गया, हैंडलिंग ऑफ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन आइटम। ठीक है, जिसको हमें ध्यान में रखना है जब ये वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म करें। लास्टली, अगर कोई कंप्लेन आती है जो कि रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट के बाद आनी है, तो वो जो कंप्लेन है उसको हमें डील करना है और उसको रिक्वेस्ट में लेके जाना है। जब भी हम रिक्वेस्ट को रिव्यू और रिक्वेस्ट करें किसी भी टेंडर को कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट टाइम, तो उसको हमें जो कंप्लेन थी उससे हमें फीडबैक लेके उसके ऊपर एक्शंस डेवलप करके और कैसे हम कंप्लेन को क्लोज कर सकते हैं, उससे क्या हम इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं, उन चीज़ों का टेक केयर करके हमें फिर से ये जो प्रोसेस है नीचे वाली एक्टिविटी की वो रन करनी है। तो ये ओवरऑल जो डायग्राम है इसका ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस क्लॉज का हमें ध्यान रखना है एक्टिविटी को लेके, और क्या हमारी कंट्रोलिंग मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ से एक जेन्युइन और एक इजी हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प मिलती है। तो ये डायग्राम आप जरूर डेवलप करें अपने लैब के लिए। इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कल्चर ऑफ योर द लेबोरेटरी, आपकी कंपिटेंसी के बेसिस पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन ये हेल्प करती है जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में, उनको समझने के लिए कि कैसे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली है जिसे हमें फुलफिल करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसी है, उसको कंफर्म करना है, मीट करना है। तो ये लास्ट चीज़ थी हमारे स्टैंडर्ड के अंदर जो मैंने बताई। ये लास्ट पेज है हमारे ट्रेनिंग पीपीटी का, जिसमें मेरी कंपनी का डिटेल्स है और नाम है एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार हमारी कंपनी का, EQR। ये हमारी टैगलाइन है, द थर्ड पार्टी एक्सपर्ट सर्विसेज। हमारी सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग और गाइडिंग की है। और ये हमारी कंपनी का लोगो है। हमारी वेबसाइट है edisoncertification.org। ये हमारी कॉन्टैक्ट मेल आईडी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरा नाम है। ठीक है, सो आपको कोई रिक्वायरमेंट हो इंटरनल ट्रेनिंग की, ऑडिटिंग की, एडवाइजिंग की, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं कि वे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ ट्रेनिंग के, और हमने कंप्लीट कर लिया है अपने ISO/IEC 17025 2017 वर्जन की ट्रेनिंग कम्प्लीटली। और आपकी कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हो, रिक्वायरमेंट है तो आप हमें शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।